तो गुड इवनिंग। आज नए लेसन के साथ शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो आप टाइटल दीजिए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है? जैसे अगर मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकूं तो ये प्रोजेक्टाइल होगा क्या? नहीं, इसको ये वन डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है। इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो ये सीधा ऊपर जाएगा, सीधा नीचे आएगा, ये वन डायमेंशनल मोशन होगा। नीचे फेंक के मारा, ऐसा अगर नीचे फेंकता हूं तभी भी ये सीधे लाइन में जाएगा। ऐसा अगर नीचे फेंका तो सीधे लाइन में गया, तो ये भी क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा? तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं फेंकता हूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं छोटा सा ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये वाला। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मतलब देखो, मैं वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं फेंक सकता हूं, वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंक सकता हूं, तो मुझे एक एंगल के साथ फेंकना पड़ेगा। तो ये अगर एंगल के साथ फेंका तो ये जो पैराबोलिक मोशन हुआ, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। समझा? तो प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होता है जब एक कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल के ऊपर एक्ट होता है। जैसे पार्टिकल यहां पे कहीं पे भी रहे, उसका वेट पार्टिकल के ऊपर हमेशा एक्ट होगा। आप पार्टिकल की कोई भी पोजीशन लीजिए, हर जगह उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? पार्टिकल का वेट है। तो उस कांस्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में मैं पार्टिकल को नहीं फेंक सकता हूं, या कांस्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मैं पार्टिकल को नहीं फेंक सकता हूं। अगर मैं उस कांस्टेंट फोर्स के साथ एक एंगल बना के, वो एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं चलेगा। अगर 0 या 180 का एंगल छोड़ के अगर मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं तो तब जाके वो पैराबोलिक मोशन होगा, और ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इस पॉइंट O को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस एंगल थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको कहा जाता है रेंज, और ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल ने अचीव किया हुआ मैक्सिमम हाइट। अब आप देखो, अगर mg फोर्स थ्रू आउट द मोशन एक्ट कर रहा है, ये mg फोर्स अगर थ्रू आउट द मोशन एक्ट कर रहा है, तो वो mg फोर्स रिटार्डेशन क्रिएट करेगा। रिटार्डेशन कौन से डायरेक्शन में क्रिएट करेगा? मैं यहां पे मेरे एक्सेस बना लेता हूं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लिया, और इस डायरेक्शन में मैंने अगर समझो एक्स एक्सिस लिखा, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने अगर वाई एक्सिस लिखा, तो ये जो फोर्स थ्रू आउट दी मोशन, कांस्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रहा था mg, इस mg फोर्स ने एक एक्सेलरेशन क्रिएट किया। वो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। तो इसलिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। क्या ये प्रोजेक्टाइल फेंकने के बाद, डस्टर फेंकने के बाद, क्या मैं उसको ऐसे हवा मार रहा था? नहीं मार रहा था। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है और मैं एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट करके पढ़ाई कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं ऐसा प्रोजेक्टाइल आपके तरफ फेंक रहा हूं, तो क्या आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो? क्या आप उसको मैं रिपेल कर रहा हूं? नहीं है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बीच में जो होगा डस्टर और मेरे बीच में, वो निग्लिजिबल फोर्स है। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते वक्त अर्थ के रोटेशन को भी निगलेक्ट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे थ्रू आउट दी मोशन कोई फोर्स नहीं है, और इसीलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन में mg फोर्स थ्रू आउट दी मोशन एक्ट कर रहा है, और इसीलिए वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? -g। समझा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इस वेलोसिटी के अगर हम दो कंपोनेंट लिखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस u का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, और वर्टिकल कंपोनेंट uy। कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा? uy चेंज होगा। तो ux को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ux आपका थ्रू आउट दी मोशन कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा u cos थीटा। थ्रू आउट दी मोशन मतलब कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखो, ये पॉइंट में लिखो वो u cos थीटा ही रहेगी, ये पॉइंट में लिखो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। चाहे आप इस पॉइंट में लिखो, चाहे आप इस पॉइंट में वेलोसिटी लिखो, इस पॉइंट में लिखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा थ्रू आउट दी मोशन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी के साथ क्या होगा?
क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी कम कम होती जाएगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन -g, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। ये वेलोसिटी u sin थीटा जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर 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 जाएगा ये कम कम होगा। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा पार्टिकल तब वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसे ही रहेगी। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितना, तो 0 नहीं बोलने का, क्योंकि u cos थीटा वहां पे है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हुई क्या, नहीं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ऐसा नहीं बोलने का, पूरी वेलोसिटी 0 रही क्या, ओनली वर्टिकल वेलोसिटी बिकम 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी है। तो अब तक हमने क्या समझा, प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होगा अगर हम वो जो फोर्स है कांस्टेंट फोर्स उसके साथ एक एंगल बना के पार्टिकल को फेंकते हैं। मतलब वो एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं चलता है, वो फोर्स थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है। जहां से पार्टिकल को फेंका गया उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो एंगल से फेंका गया उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन -g, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा। अब यहां पे आने वाला पहला फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आप हवा में कितनी देर हो, इसको हम t लिखते हैं। अब 1D के फॉर्मूले याद है, 1D में मैंने एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका और इसको कैच किया, ये हवा से इधर उधर जा रहा है इसलिए हेवी वाला, कितनी देर में वापस आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जल्दी, ट्वाइस u बाय g। तो यहां पे भी कोई नया फॉर्मूला याद करना नहीं है, बस 2uy बाय g। क्योंकि कितनी देर आप हवा में थे या पार्टिकल हवा में कितनी देर था ये कौन डिसाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि वर्टिकल वेलोसिटी डिसाइड करेगी। इसलिए यहां पे वही फॉर्मूला आएगा जो आपने 1D में पढ़ा था, t इज इक्वल टू ट्वाइस u बाय g, बट u के जगह यहां पे uy लिखना पड़ेगा। तो उसका डेरिवेशन कैसे आएगा, sy इज इक्वल टू uy मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं इक्वेशन की वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए uy प्लस हाफ ay t स्क्वायर व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T। जब कैपिटल T हो जाएगा मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा टाइम कंप्लीट हो गया, तब पार्टिकल यहां पे आके टकराएगा तो उसका वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अभी भी वो एक्स एक्सिस पे था, बाद में भी वो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो इसलिए वाई डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू T देन sy इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू ये वाले uy इंटू कैपिटल T प्लस हाफ ay कितना -g t स्क्वायर, एक t से डिवाइड किया ये कट गया, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस uy बाय g। फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, 1D में ऑलरेडी याद कर चुके हैं। uy को क्या लिखू, 2u sin थीटा बाय g। ये बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आपको दूसरा पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, एच मैक्स, ये पार्टिकल मैंने u स्पीड से फेंका वर्टिकली अपवर्ड, वापस से कैच किया, इसने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया, u स्क्वायर बाय ट्वाइस g, बिल्कुल करेक्ट, u स्क्वायर बाय ट्वाइस g 1D में याद किया है। तो u स्क्वायर बाय ट्वाइस g अगर फॉर्मूला है, बताओ यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, uy स्क्वायर बाय ट्वाइस g होगा, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड ये कितना जाता है, ये x कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि y कंपोनेंट डिसाइड करेगा। तो ये फॉर्मूला क्या आना चाहिए, uy स्क्वायर बाय ट्वाइस g आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, uy स्क्वायर बाय ट्वाइस g आना चाहिए। देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay sy। मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखा, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन।
व्हेन sy इज इक्वल टू एच मैक्स, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब क्या जीरो होगा, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, तो वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू आई के जगह यू वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई, तो ए वाई के जगह लिख दू माइनस जी, तो ए वाई के जगह माइनस जी इंटू एस वाई क्या होगा, एच मैक्स, बराबर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस जी एच मैक्स इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर। तो एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आया, यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। यू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये यू साइन थीटा मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। नए से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, क्या नए से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं, 1D में जो याद किया है वही काम में आ जाएगा। बस क्या करना है, u के जगह यू स्क्वायर लिखना है, समझा। सॉरी यू के जगह नहीं, u के जगह यू वाई लिखना है, गलत बोल दिया था। u के जगह क्या लिखना है, यू वाई लिखना है। अब तीसरा फॉर्मूला रेंज का। रेंज मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड, मिसाइल, बुलेट, इनकी बात जब हम करते हैं, रेंज की बात करते हैं। आज ही इंडिया ने एक नई पनडुब्बी लॉन्च की। पनडुब्बी का मतलब बता दो, क्योंकि हिंदी हमारी कमजोर है। हाँ, सबमरीन। वो सबमरीन आज के ही न्यूज़पेपर में आकर, आज आप सभी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पढ़ते हो तो इंडिया ने लॉन्च की हुई पनडुब्बी का फोटो है। 2014 नहीं, अभी 2000 कुछ तो भी 2-4 साल पहले की थी। अभी एक नहीं, क्योंकि अभी अपन वेपन से सज्ज होना चाह रहे हैं, जरूरत है। क्योंकि देखिए, सिर्फ बॉम्ब बना के चलेगा क्या, हम अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं। इंडिया वालों ने, हमने अपनी रक्षा के लिए बॉम्ब बनाया है। बट बॉम्ब को अगर लेके जाने वाला मेरे पास मिसाइल ही नहीं है तो क्या काम का। तो वो मिसाइल, जब भी मिसाइल की बात होती है, हाँ, इंडिया के एक आधे मिसाइल की नाम बता सकते हो, हाँ, ब्रह्मोस है क्या, इंडिया का मिसाइल है ब्रह्मोस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स हमने इंडिया ने बनाए हैं। तो वो कितने दूर तक जा सकते हैं। अगर किसी देश ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमें जवाब ही उसके ऊपर अटैक करना है। तो बॉम्ब लेके क्या नीरज चोपड़ा के हाथ में देंगे, ए भाई नीरज तू बहुत दूर तक फेंक सकता है, फेंक ये बॉम्ब, फेंक उधर, ऐसा करेंगे। तो बोलेगा भाई मेरे को मेरा जैवेलियन, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं 90 मीटर वाली, यहां से 90 मीटर फेंक भी दिया तो अपने घर में फूटेगा वो बॉम्ब। तो उसको कैरी करने के लिए क्या चाहिए, मिसाइल चाहिए। और मिसाइल कैसे चाहिए, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा चाहिए। तो हमारे पास काफी किलोमीटर वाले मिसाइल होते हैं, बट पनडुब्बी भी मिसाइल से लेस होती है। आज जो पनडुब्बी हमने लॉन्च की उसमें 750 किलोमीटर तक, 750 किलोमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है क्या, आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था 750 था। हाँ, मीटर तो नहीं होगा, 750 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ही हो गया। 750 मीटर फेंक के क्या करना है, अपने देश में थोड़ी ना फोड़ना है बॉम्ब। तो 750 किलोमीटर की मारक क्षमता उस पनडुब्बी में है। अब 750 किलोमीटर यहां से बॉम्बे, तो अगर नागपुर से लॉन्च किया तो बॉम्बे, श्रीनगर से लॉन्च किया तो पाकिस्तान पहुंच सकता है, उधर चाइना पहुंच सकता है। बट अभी अमेरिका में लॉन्च करना है, अमेरिका के ऊपर समझो कभी आ गया अपना, होगा नहीं, अभी ऐसा हुआ नहीं। और अमेरिका, अपन कभी किसी के ऊपर अटैक करते भी नहीं है। बट अगर किसी देश पे हमें अटैक करना है, हमारे पास मिसाइल है, उस देश तक नहीं पहुंच सकता है, तो इंडियन आर्मी का क्या प्लान होगा, पनडुब्बी अंदर से, सबमरीन से, समुद्र तो हर जगह पहुंचा है, उसके देश के पास जाएंगे अंदर से छुप छुप के, वहां पे बाहर निकलेंगे, वहां पे बाहर निकल के डिशके उसका एक शहर तबाह, बराबर। आज हर देश इतने ये बना रहा है, तो हमें भी तो अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो इंडिया का बजट डिफेंस के सेक्टर में भी डे बाय डे बढ़ रहा है, और हम काफी हाई रेंज वाले मिसाइल बना रहे हैं। तो रेंज शब्द कहां पे आता है, मिसाइल्स के लिए वगैरह आपने न्यूज़पेपर में बार बार सुना होगा, बराबर। तो एक अगर मूवी आपको देखनी है तो कौन सी देख सकते हो, पनडुब्बी के ऊपर एक मूवी देखनी है तो गाजी अटैक,
नाम की एक मूवी आई थी, और वो पाकिस्तान के साथ वॉर के वक्त वो जो प्लानिंग में अगर वो नहीं होता तब उस वक्त हमारा वो युद्ध जितना बहुत मुश्किल था। तो काफी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो, पनडुब्बियों के बारे में जानना है तो रेंज, रेंज क्या है? रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब बात हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हो रही है, तो फॉर्मूला भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिखा जाएगा कि वर्टिकल के लिए? हॉरिजॉन्टल के लिए। तो इस फॉर्मूले का काम नहीं है, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स व्हेन टी इज इक्वल टू टी, जब टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो उस वक्त जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। तो उस वक्त एस एक्स क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। सो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी डिराइव किया, 2 u/g। तो रेंज का फॉर्मूला बन गया 2 u(x)/g। किताबों में फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है, तो किताबों में क्या होता है? 2 u(x) के जगह u cos थीटा, ui के जगह u sin थीटा। देखो इधर लिखा हुआ है u(x) यानी u cos थीटा, ui यानी u sin थीटा, डिवाइडेड बाय g, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। 2 sin थीटा cos थीटा कितना बोलिए? sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो रेंज का ये फॉर्मूला किताबों में होता है। अब कुछ बच्चे जो नए ज्वाइन किए हैं बोले सर ये 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा क्यों लिखा? अब सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है, ट्रिग्नोमेट्री के 3 वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मोरे फिजिक्स क्लासेस के चैनल पे। ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2, ट्रिग्नोमेट्री 3, ऐसे 3 लेक्चर है। मैथमेटिकल फिजिक्स के जो 15-16 लेक्चर की सीरीज है पूरी अवेलेबल है वहां पे। तो 3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत काम आएंगे। आधे आधे घंटे के 3 वीडियो है, 1.5 घंटे का ये है, दिखने का, पॉज करने का, लिखने का, पॉज करने का, लिखने का, मतलब 1.5 घंटा देखने का, 1.5 घंटा लिखने का, 3 घंटे का काम हो जाएगा। इधर काम आने वाला है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं कल ही बोलना चाहिए था आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है और एक वेक्टर के लिए जरूरी है। तो जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखोगे वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन में दिक्कत जाएगी। तो sin 2 थीटा ये फॉर्मूला हो गया। अब सर नीरज भाला फेंक रहा है, नीरज को मैं क्या बताऊं कौन से एंगल से भाला फेंक तो ज्यादा दूर तक जाएगा? आप बोलोगे सर नीरज को पता है, ओलंपिक खेल के आया। मैं क्या तो उसको बताऊं, उसको ही पहले से ही पता है। चलो एक कोई दूसरा आ गया, आपको शॉर्ट पुट है, गोला फेंकना है, डिस्कस थ्रो है, डिस्क फेंकनी है, जेवलियन फेंकना है, क्या एंगल से फेंका तो ज्यादा दूर तक जाएगा? तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी ये लिखना है। मैक्सिमम रेंज, मेरे पास मिसाइल तो है, मुझे ज्यादा दूर तक उसको भेजना है मिसाइल को, तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? ये यहां से डायरेक्ट दिखता है, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो R मैक्सिमम तब होगा, फॉर R मैक्सिमम साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा 1 है तो 2 थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा मतलब क्या होगा? थीटा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम रहेगी। एंड वो आर मैक्स क्या रहेगा? आर मैक्स इज इक्वल टू वो मैक्सिमम रेंज रहेगा यू स्क्वायर बाय जी। समझा? वो आर मैक्स रहेगा यू स्क्वायर बाय जी। आई बात समझ में? अब इसी बात को मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया था, तो मैं यहां पे इसी बात को डेरिवेटिव से भी कर सकता हूं। एक बात याद रखिए, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है वहां पे डेरिवेटिव क्या होती है? मैक्सिमम और मिनिमम पे जीरो होती है। ये बात का आगे हमें बहुत बार काम आने वाला है। मैंने सिर्फ डेरिवेटिव पढ़ाया, पर डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाई। मैक्सिमम और मिनिमम पे डेरिवेटिव जीरो होती है। तो मैं इसी उदाहरण में आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि डेरिवेटिव से भी ये एंगल 45 आ सकता है। कैसे? वैसे तो ये आसानी से आ गया,
डेरिवेटिव से कैसे आएगा? फॉर आर मैक्स, मैं इसको ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं, फॉर आर मैक्स डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0। मिसाइल की स्पीड जो है, फेंकने की स्पीड है, वो तो कांस्टेंट है। एक मिसाइल मैंने बनाया है, वो कितना वेलोसिटी से निकलेगा वो तो कांस्टेंट है। मैं सिर्फ क्या चेंज कर सकता हूं? उसका एंगल चेंज कर सकता हूं। मुझे आपने गन लाके दी, वो गन से निकलने वाली बुलेट जो है उसकी मजल वेलोसिटी फिक्स होती है। मैं बस वो गोली कितनी दूर तक मारना है, मैं उसका एंगल चेंज कर सकता हूं, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या था? एंगल। और अगर हमें रेंज मैक्सिमम कहाँ पे होती है ये निकालना है, तो वहां पे डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो डी आर बाई डी थीटा 0 आना चाहिए। तो डी बाई डी थीटा ऑफ, यही आंसर लाके दिखा रहा हूं डेरिवेटिव के हेल्प से। यू स्क्वायर बाय जी तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख दूं। यू स्क्वायर बाय जी को कांस्टेंट को बाहर लिखा। डी बाय डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0 बराबर। अब 2 थीटा जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये जी इधर जाके टकरा के 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर भी टकरा के 0 होगा, 0 के साथ टकराएगा 0 बन जाएगा बराबर। आरक्षण मूवी का डायलॉग था। ये जी इधर जाके टकराएगा 0 होगा, यू स्क्वायर इधर भी टकरा के 0 हो जाएगा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, चेन रूल लगेगा, ट्वाइस थीटा का डेरिवेटिव 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 भी जाके टकराएगा तो 0 हो जाएगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 45 डिग्री। इसकी जरूरत थी क्या? नहीं थी, वो यही से दिख रहा था। बट मुझे आपको बताना था कि डेरिवेटिव से भी वही आंसर आता है, तो ये बात आपको बतानी थी। आज तक मैंने कभी नहीं बताई, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। बट अभी हमेशा के लिए याद रखो, मैक्सिमम पे और मिनिमम पे हमेशा डेरिवेटिव क्या होती है? 0 होती है। क्यों 0 होती है? डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप निकालना। और मैक्सिमम पे, किसी भी कर्व के मैक्सिमम पे, अगर हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम पे अगर हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ऐसी बनेगी, या टेंजेंट मिनिमम पे ऐसी बनेगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। मतलब एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ? 0। स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा। तो tan 0 क्या होगा? 0। तो इसलिए मैक्सिमम पे और मिनिमम पे स्लोप 0 होता है, इसलिए वहां पे dy बाई डी एक्स भी 0 होता है। तो ये बात लिखने की नहीं है आपको बस इतना ही लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कंप्लीट कर देता हूं, फिर पूरा ही लिख लेंगे। अगला टाइटल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब जो रास्ता उसने फॉलो किया, इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मतलब इसका इक्वेशन। ये जो हमने रास्ता है मतलब इस कर्व का इक्वेशन। ये कर्व का इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रही है। तो आपको मैंने जब ग्राफ पढ़ाया, ग्राफ का भी एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मात्र शायद 20 मिनट का है, बहुत छोटा सा वीडियो है, देखते हुए। मैंने जितने भी ग्राफ पढ़ाए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई और एक्स आया। पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ y और x आया। हाइपरबोला y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, सिर्फ y और x आया। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सिर्फ x और y आया। इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिर्फ y और x आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू इरेज टू पावर माइनस के एक्स का ग्राफ हमने बनाया था। आप इस पूरे इक्वेशन में, ये सब ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन थे, अलग अलग कर्व के इक्वेशन थे। इसमें कहीं पे भी आपने टाइम देखा? दुनिया के कोई भी कर्व के जब इक्वेशन बनते हैं उसमें टाइम नहीं होता है। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाना है तो सबसे पहले मुझे किसको हटाना पड़ेगा? टाइम को हटाना पड़ेगा। तो टाइम कैसे हटेगा? देखो, एक इक्वेशन मेरे पास है एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन मेरे पास है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्स तो 0 हो जाता है। तो ये दो इक्वेशन को मैं लिखता हूं, पहला इक्वेशन। बट मैं अभी एस वाई नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें भी प्लस हाफ ए वाई नहीं लिखता हूं, मैं क्या करता हूं? इसको माइनस कर देता हूं, ए वाई की वैल्यू लिख के, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है मेरे पास। एंड दूसरा इक्वेशन एक्स डायरेक्शन के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या होगा? यू एक्स इंटू टी। ये दो इक्वेशन है। यहां से टाइम की वैल्यू निकाल के मुझे पहले इक्वेशन में पुट कर दी मैंने, तो ऊपर वाली इक्वेशन में से टाइम गायब हो जाएगा।
और इक्वेशन सिर्फ किस में बचेगी, एक्स और वाई में, और उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहा जाएगा। क्या कहा मैंने, दुनिया के कोई भी कर्व के जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें टाइम नहीं होता है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, जब भी हमें कभी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बनाओ ये बोला गया, तो हमारा एम होना चाहिए टाइम को एलिमिनेट करना है, टाइम को निकालना है। तो इसलिए मैंने दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लिए डिस्प्लेसमेंट के। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को मैंने इसको y कहा, इसको x कहा, एस वाई और एस एक्स के जगह। अब यहां से इक्वेशन 2 से टाइम की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करने वाला हूं। तो फ्रॉम 1 and 2 y इज इक्वल टू यू आई, टी की वैल्यू क्या आएगी यहां से, x बाय यू एक्स माइनस हाफ, ये माइनस साइन है, g t के जगह क्या आएगा, x बाय यू एक्स, इसका होल स्क्वायर। बन गई मेरी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। देखो इसमें कहीं पे भी टाइम नहीं है। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, किताबों में ऐसी नहीं होती है, सिंप्लीफाई करूं तो यू वाई बाई यू एक्स क्या आएगा, यू वाई बाई यू एक्स क्या आएगा, यू यू कट जाएगा, साइन बाय कॉस, टैन थीटा आएगा। तो ये किताबों में ऐसा रहता है, यू वाई बाई यू एक्स टैन थीटा, और ये इंटू एक्स, इसको किताबों में लिखा रहता है एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 2 यू एक्स का स्क्वायर, यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा था, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी इक्वेशन किताबों में होते हैं और बच्चे मूर्ख की तरह पूरी इक्वेशन याद करते हैं। मत कीजिए, यहां पे मैं बिना इक्वेशन को याद करे आपको क्वेश्चन के शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। मतलब लोग ऐसा वगैरह ना, ये बहुत मालूम नहीं, अकल इसलिए शून्य वापर। शॉर्टकट क्यों नहीं बनते, शॉर्टकट कॉमन सेंस होता है। बच्चों के पास ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जब आप जाओगे ऐसा उनको एक इक्वेशन दिया रहता है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया है ट्रेजेक्टरी का। पूछा जाता है क्वेश्चन में इसका रेंज क्या है, बच्चे मूर्ख की तरह कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन पूरा कंपेयर करते हैं। फिर यहां से tan थीटा की वैल्यू 3 और फिर g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4, ये पूरा निकालते हैं, उसको सॉल्व करके बैठते हैं, फिर उससे ux निकालते हैं, u भी निकालते हैं और उससे थीटा भी निकालते हैं, u और थीटा निकाल के फिर इस रेंज के फॉर्मूले में पुट करते हैं। सॉल्व करते 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 शाम हो जाती है, जबकि इसको मैं देखते देखते आंसर बता सकता हूं रेंज कितना आएगा इसका। मैं अगर इसको ऐसे घुरते घुरते ऐसा ऐसा घुरू, रेंज कितना आएगा, तो आर कर गया 3/4, इसका रेंज आएगा 3/4 मीटर, 0.75 मीटर आएगा, बस हो गया। मैं इसका आंसर 5 से 10 सेकंड में दे सकता हूं, जिसके लिए मुझे इस इक्वेशन को इसके साथ ना कंपेयर करने की जरूरत है, ना मुझे थीटा निकालने की जरूरत है, ना मुझे यू निकालने की जरूरत है। मतलब कुछ भी करना नहीं है। मैं इसका एक शॉर्टकट आपको भी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। और आप पूछ लीजिए, बच्चे अलग अलग कोचिंग क्लास से आए हुए हैं, आपने ऐसा ही किया कि नहीं किया। आप ये इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो, मैक्सिमम टीचर वैसे ही पढ़ाते हैं, जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कैसा करते हैं। तो अभी पहले आपको यहां तक लिख लेना है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डिंग। तो एक पॉइंट छूट गया था, वो पॉइंट ये था कि ये जो रेंज है, हमने ये तो देख लिया था कि मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, थीटा 45 डिग्री रहा तो, और आर मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। बट एक और बात है जो रेंज के लिए आपने हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, वो इस पॉइंट पे गिरा, यहां से यहां पे जा रहा है, तो ये काम मतलब यहां से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करके यहां पे जा रहा है, ये काम दो तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके से मतलब दो डिफरेंट एंगल के लिए। तो वो एंगल क्या होते हैं, तो फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे आप मैक्सिमम रेंज के बाद अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है यहां पे या यहां पे, एक बात हमेशा याद रखिए, फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, एक पॉइंट वहां पे ऐड कर दीजिए, फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस वक्त फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी रेंज एट एंगल थीटा इज इक्वल टू रेंज एट एंगल
90 माइनस थीटा। ये पॉइंट हमेशा के लिए याद करके रखिए। मतलब गिवन इनिशियल वेलोसिटी अगर u फिक्स है तो थीटा एंगल के लिए जो रेंज आती है वही 90 माइनस थीटा के लिए आती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जिन दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री आता है, एक क्या है थीटा है और दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा, तो जिन दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री आता है उनके लिए रेंज सेम आता है। मतलब 30 डिग्री के लिए जो रेंज आएगा वही 60 के लिए आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साइन ट्वाइस थीटा, साइन ट्वाइस थीटा मैंने कहा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का डबल क्या होगा 60 डिग्री। साइन 60 कितना √3/2 बराबर 30 डिग्री के लिए जो रेंज आएगा वही 60 के लिए आएगा। अब थीटा की वैल्यू 60, तो 60 टू जा 120, साइन 120 आप निकालिए, साइन 120 भी उतना ही होगा √3/2। तो साइन 120 की और साइन 60 की वैल्यू सेम आएगी, तो इसीलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज सेम आएगा। तो क्या याद रखोगे 30 60 पे सेम आएगा। अगर पहला 10 डिग्री पे रेंज है तो अगला बाद में कहां पे सेम आएगा 80 डिग्री पे सेम आएगा। तो 10 डिग्री और 80 डिग्री का एडिशन 90 होता है ना, सेम आएगा। अगर पहला प्रोजेक्टाइल मैंने यू स्पीड से 20 के स्पीड से फेंका और दूसरा प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से 20 के स्पीड से नहीं 20 के एंगल से, तो दूसरा प्रोजेक्टाइल उतनी रेंज में लाने के लिए अभी मुझे कितने एंगल से फेंकना पड़ेगा? 20 से पहला फेंका तो दूसरा 70 से, 20 70 का एडिशन 90 होता है। तो जिन दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री होता है उनके लिए रेंज सेम आता है। तो क्या लिख के रखा आपने? फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे एक नोट ऐड करनी थी, एक तो इसके बाद ऐड करो या इसके बाद यहां पे ऐड करो। फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी रेंज फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर इक्वल। याद रहेगा, दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम 4 क्वेश्चन करेंगे। ये चारों क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब बहुत बार बच्चे तो इसको डायरेक्ट याद रख देते हैं। तो इसके जैसे आने वाले बाकी क्वेश्चन में वैल्यूज के साथ जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको फॉर्मूला जैसे भी बच्चे लोग यूज कर लेते हैं। तो वो 4 क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। ए प्रोजेक्टाइल is fired with angle of projection 45 degree. A projectile is fired with angle of projection 45 degree. Then which of the following relation is correct? पहला रिलेशन रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस एच मैक्स। दूसरा रेंज इज इक्वल टू, यहां पे आर क्या है रेंज है, रेंज इज इक्वल टू 4h मैक्स। तीसरा रिलेशन एच मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेंज। और चौथा रिलेशन एच मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेंज। ये 4 रिलेशन है। क्वेश्चन को वापस से समझिए, मैंने क्या कहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। 45 डिग्री से हम फेंकते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम रेंज मिलता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया गया है। तो देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड एच मैक्स? ऐसा ओरिजिनल क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन के साथ दिया है। तो अभी हमें रेंज और एच मैक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। एंगल 45 डिग्री से फेंका है तो रेंज क्या होगी? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा तो 1 हो जाता है, तो मैक्सिमम रेंज यहां पे क्या होगी? यू स्क्वायर बाय जी। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इस केस में एच मैक्स लिखना है। अगेन एच मैक्स क्या होगा? एच मैक्स का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी की जी, ट्वाइस जी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस जी। थीटा यहां पे कितना है? 45 डिग्री है। तो अगर मैं साइन 45 यहां पे लिखूंगा, साइन 45 कितना होता है? बोलो जल्दी से, साइन 45 कितना?
1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 में से 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, u²/4g हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन आएगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन सेट करना है, यहीं पे हो जाएगी सेट। इसको अगर मैंने नीचे लिख दिया होता u² 1/2/2g, तो ये हो गया u²/4g। बट u²/g मतलब क्या होता है, रेंज होता है, तो ये क्या हो गया, रेंज बाय 4। ये कहां से लिखा मैंने, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1। तो कौन सा रिलेशन सही आया देखो, एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज बाय 4 आया, तो 4 इज इक्वल, सॉरी, रेंज इज इक्वल टू 4h मैक्स। मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब भी आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, उस वक्त जो भी आप रेंज अचीव करोगे वो एच मैक्स के 4 टाइम्स रहेगा। मतलब 20 मीटर अगर ऊपर जा रहा है हाइट में, तो उसकी रेंज क्या रहेगी, 80 मीटर रहेगी। तो ये हमेशा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसलिए बच्चे लोग इसको याद भी कर लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन वैल्यूज के साथ आया, वैल्यूज के साथ क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, इफ मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इज 20 मीटर, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बराबर, बच्चे डायरेक्टली एच मैक्स 20 है, रेंज क्या लिख देते हैं, 80 लिख देते हैं। तो टाइम बचाने के लिए बच्चे लोग ऐसे याद कर देते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट जब हमें एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं तो ऐसी कुछ चीजें याद रही तो सर्टेनली हमारा टाइम बचता है। तो लिखिए आप, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for which range and h max are equal। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड एच मैक्स आर इक्वल। हमें रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल चाहिए। बराबर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। गिवन क्या है हमें, गिवन है रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स। रेंज का फॉर्मूला बच्चे लोग करते हैं u² sin 2θ/g, और एच मैक्स का फॉर्मूला u² sin²θ/2g। बराबर है, ये फॉर्मूला लिख देते हैं। बट अब इसमें क्या होता है, बच्चों को, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि वो उनको याद ही नहीं आता, sin 2θ 2 sin θ cos θ होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा एडवाइस है, ऐसी स्टेप लिखने से अच्छा आप जो मैंने फॉर्मूले लिख के दिया है रेंज का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया 2ux uy/g। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से बचना चाह रहे हो तो 2ux uy/g, और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, uy²/2g। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपके कैलकुलेशन में आप ट्रिग्नोमेट्री से बच गए। जी से जी कट गया, uy से एक uy कट गया, 2ux मतलब u cos थीटा होता है, uy मतलब u sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये अभी u से u कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 4। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती है, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये भी फिक्स आंसर है। tan इनवर्स ऑफ 4 की वैल्यू हमें दी नहीं रहेगी तो ऑप्शन ऐसे ही दिए रहेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ 4, इस एंगल से अगर हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो हमें मिलने वाला रेंज और एच मैक्स दोनों इक्वल होते हैं। ये भी एक बड़ा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो लिख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन तीसरा लिखिए, थर्ड क्वेश्चन हो गया ना, सेकंड क्वेश्चन सबका लिखने। तो थर्ड क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम सेम पॉइंट with
same speed. Two projectiles are fired from same point with same speed. If both have same range, if both have same range r and different max height h1 and h2 respectively, then चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन रेंज इज इक्वल टू रूट ओवर h1 h2, दूसरा ऑप्शन रेंज इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस h1 h2 स्क्वायर रूट के अंदर 2, तीसरा ऑप्शन रेंज इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट के बाहर रूट h1 h2, चौथा ऑप्शन रेंज इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट के बाहर रूट h1 h2। ये चार ऑप्शन आपके लिए है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्या बोला है उसने? टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड। क्या नोट करना चाहिए हमने? सेम स्पीड है। इफ बोथ हैव सेम रेंज, स्पीड सेम है, सेम रेंज, ये कब पॉसिबल है? फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, अभी हमने नोट लिखी थी, फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल हैव सेम रेंज, लिखा था बराबर। मतलब अगर दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है और दोनों का रेंज सेम है, इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से फायर किया गया है और दूसरा प्रोजेक्टाइल 90 माइनस थीटा से फायर किया गया है। जिन दो एंगल की एडिशन 90 होती है उनके लिए रेंज सेम होता है। कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है, कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे देख के। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं थीटा प्लस 45, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा। ये कुछ गैलीलियो ने लिखा था, इसको गैलीलियन कुछ तो भी बोलते हैं। देखो वही बात है कहने की मतलब, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या होगा? 90 होगा। बात वही है, बात सेम है, बस बोली अलग तरीके से गई है। मैं क्या बोल रहा था, जिन दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री होती है उनके लिए रेंज सेम होती है। देखो इनकी भी सेम होती है, तो कई कुछ किताबों में ऐसा देख के डर नहीं जाना, वही बात कहनी है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें दो अलग अलग एच मैक्स h1 h2 अलग अलग है, सभी ऑप्शन में h1 और h2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। इस केस में रेंज क्या होगा? तो रेंज होगा सॉल्यूशन में, अगर मैं लिखता हूं रेंज किसी से भी कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आएगा। अब थीटा एंगल से फायर करो या 90 माइनस थीटा से फायर करो। तो आप क्वेश्चन के पहले एक सॉल्यूशन में पहली लाइन ये लिख दीजिए, as range is same, as range is same and initial velocity is same, initial speed is same, velocity मत बोलिए क्योंकि एंगल अलग अलग है। as range is same and initial speed is same, projectile must fired, as range is same and initial speed is same, projectile must fired with angle theta and 90 minus theta, प्रोजेक्टाइल मस्ट फायर्ड विथ एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख के रख दिया, क्योंकि बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। तो अब आप थीटा के लिए कैलकुलेट करो या 90 माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट करो, रेंज तो सेम ही है, तो रेंज का तो यही फॉर्मूला आएगा। तो अब मैं h1 कैलकुलेट करता हूं, तो h1 क्या है? समझो थीटा 1 एंगल के लिए है, मतलब थीटा एंगल के लिए है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी, ये h1 होगा। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। और h2 क्या होगा? h2 में अभी थीटा के जगह क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा रहेगा। एंड h2 इज इक्वल टू u, तो u ही रहेगा, थीटा के जगह क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा, उसका स्क्वायर रहेगा। क्या क्या समझा? पहले के h के लिए एंगल, h1 के लिए एंगल थीटा है, तो h2 के लिए वो एंगल क्या होना चाहिए?
90 माइनस थीटा होना चाहिए डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी, करेक्ट। साइन 90 माइनस थीटा बोलिए कॉस थीटा होता है, बराबर। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी, तीसरा इक्वेशन बना लिया। अब जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि H1 और H2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने कहा कोई दिमाग लगाने का, H1 और H2 का मल्टीप्लिकेशन कर देने का, सोचना ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में H1 और H2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो नाउ H1 इंटू H2 इज इक्वल टू क्या होगा, वहां पे यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और यहां पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। सभी का स्क्वायर है वैसे देखा जाए तो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ के सभी का स्क्वायर है ना, इनको बाजू में निकाल लू, u और ट्वाइस जी, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, g का भी स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लाता हूं, इसको लिखता हूं साइन थीटा कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर कर देता हूं, चलेगा क्या? थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है। कैसा अरेंजमेंट किया है देखो, यू स्क्वायर दो बार है, मेरा गलत हो गया, यू स्क्वायर की पावर 4 होनी चाहिए, यहाँ पे यू स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई थी, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, करेक्ट है क्या? अभी देखो यू स्क्वायर की पावर 4, मतलब यू की पावर 4 आ रहा है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया, जी इंटू जी का स्क्वायर आ गया, बचा क्या था? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचा था, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। मुझे जाना है रेंज तक, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी रेंज है, और रेंज के फॉर्मूले में क्या आता है? साइन टू थीटा आता है, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए इसको साइन टू थीटा में कन्वर्ट करने की। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? यू स्क्वायर बाय ट्वाइस जी, उसका होल स्क्वायर वैसे ही रखा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से डिवाइड करता हूँ। ऐसे क्यों किया? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा क्यों बना रहा हूं मैं? ऑप्शन को देख के बना रहा हूं, क्योंकि रेंज में साइन 2 थीटा आता है। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको पहली बाहर लिख देता हूं, 1/4 बाहर लिख दिया। ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, इसके जगह पे साइन 2 थीटा लिखा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। जमा क्या? देखो यू स्क्वायर तो पहले से ही था, ट्वाइस जी पहले से ही था, ये 2 का स्क्वायर करके 1/4 बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट क्या है? ये ब्रैकेट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ओ माय गॉड, ये 2 एक्स्ट्रा मैंने अंदर रख दिया, ये 2 को भी बाहर निकाल लेना चाहिए था, इसका भी कोई काम नहीं है ब्रैकेट के अंदर, निकाल लो इसको बाहर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? बाहर आके 4 होगा, तो ये 4 इंटू 4 बाहर निकाल लू, क्योंकि अभी देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बचा, और ये क्या होता है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला बराबर है ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट है ना? तो अभी ये हो गया रेंज, ये कितना आ गया? 1/16 इंटू रेंज, और इधर क्या था? H1 इंटू H2 था। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो हमारा क्या आया था? H1 इंटू H2 इज इक्वल टू रेंज बाय 16 आया था, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर है, हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बाय 16 आया था, तो रेंज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 इंटू H2 हुआ था, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 का बाहर आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ H1 इंटू H2, बराबर। तो अब मैं एक क्वेश्चन इसी के जैसा आपको होमवर्क देता हूं, और आज हम यहां पे रुकेंगे। यही क्वेश्चन सेम, 2 प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन, समझ लो क्या है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। इस क्वेश्चन को भी मैं मिटाने वाला हूं। 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड, यहां तक सेम है। ये बोथ हैव सेम रेंज, ये भी सेम है। यहां से क्वेश्चन को एंड डिफरेंट मैक्सिमम हाइट के जगह मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंट मैक्सिमम हाइट के जगह अगला क्वेश्चन आपके लिए, चौथा क्वेश्चन होमवर्क, ये आपको घर से करके लाना है। तो मैक्सिमम हाइट के जगह डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट कर देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। देन
अब मैं आपको ऑप्शन नहीं देता हूं, मैं आप क्योंकि ऑप्शन देते बराबर मैनिपुलेट करते हो, मैं आपको ऑप्शन नहीं देता हूं। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन निकालना है आपको, आर रेंज T1 एंड T2। अभी आपने रेंज H1 एंड H2 के बीच में रिलेशन बनाया था, वैसे ही आपको कौन सा रिलेशन बनाना है, रेंज T1 एंड T2 के बीच में रिलेशन बनाना है, समझा। और ये ना चारों जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, कल हम चिल्लर क्वेश्चन से वापस से शुरू करेंगे कल की क्लास में। ये जो चारों क्वेश्चन पढ़ा है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट थे। स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे थे, 3 क्वेश्चन में तो 45 का एंगल था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी 45 का एंगल था, चेक कीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन में भी 45 का एंगल था, सेकंड में 45 था क्या, नहीं फर्स्ट में था, थर्ड में था और फोर्थ में, ये तीनों 45 है, मतलब इनके रिजल्ट फिक्स ही आने वाले हैं। और फिक्स रिजल्ट बच्चे याद भी करके रख देते हैं, तो इन चारों को आप एज अ चार नोट करके भी याद रख सकते हो और बाकी के क्वेश्चन के बीच में यूज कर सकते हो एज अ फॉर्मूला। ये अननेसेसरी फॉर्मूला है, याद नहीं रहे तो भी चलेगा, बट याद रहे तो क्या होगा, टाइम बचेगा। तो ये चार, इसलिए इन 4 क्वेश्चन के साथ मैंने शुरुआत की। और एक क्वेश्चन उसमें कौन सा था, रेंज और एच मैक्स इक्वल है तो एंगल क्या होगा, जिसका आंसर हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 आए, मतलब वो रिजल्ट हमेशा वही आने वाला है, इसलिए वो रिजल्ट याद हो गया। तो आज के साथ यहाँ पे रुकते हैं, कल की क्लास में मैं आगे के क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। आगे के कल क्वेश्चन कंप्लीट होके शायद हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर का लेसन है प्रोजेक्टाइल मोशन, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।